देखो सीरीज में कल आपने क्या पढ़ा था? अगर सीरीज में आपको रेसिस्टर को कनेक्ट करना है तो क्या पढ़ा था आपने? हेलो हेलो। प्लीज। सीरीज में आपने क्या पढ़ा था? अगर मेरे को सीरीज में रेसिस्टर को कनेक्ट करना हो तो क्या क्या करना था आपने? देवांशी मुझे थोड़ा तेज बोला कि आवाज बहुत धीरे आ रही है। धीरे आ रही है, रुक जाओ 1 मिनट। अब ठीक है देवांशी? हेलो 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 देवांशी, एम आई ऑडिबल? हेलो भैया, ठीक है? हाँ ठीक है भैया, आ रही है आवाज। ठीक है। सीरीज में क्या पढ़ा था? अगर मेरे को देवांशी नॉइज बहुत आ रहा है आपके साइड से। मेरे यहाँ पे एकदम शांति है। ठीक है, फिर से करते हैं। देखो सीरीज में अगर रेसिस्टर को कनेक्ट करना हो तो क्या किया था आपने? एंड टू एंड कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक जो डिवाइस है उससे दूसरे डिवाइस को एंड टू एंड कनेक्ट फिर से करना धीरे पड़ेगा। आ रही है आपकी आवाज भैया। फिर से धीरे आ रही है? बीच में ठीक हो गई थी, फिर वापस धीरे हो गई। अब भी धीरे है? अब हेलो थोड़ा ठीक है। ठीक है। देखो पैरेलल में क्या होता है ना, जीविका फिर से वापस चली गई। जीविका आवाज आ रही है? हेलो हेलो। देखो पैरेलल कनेक्शन हमारा क्या होता है? पैरेलल में जो हमारे पास रेसिस्टर है उसे उसका जो एक एंड है वो टुगेदर कनेक्ट करना है, जो अदर एंड है वो साथ में कनेक्ट करना है। जो हम 3 रेसिस्टर यूज करेंगे सबको आपस में कनेक्ट करना है। मतलब डिवाइस का वन टर्मिनल कनेक्टेड टू वन साइड एंड अदर टर्मिनल कनेक्टेड टू अदर साइड, है ना? ऐसे कुछ कनेक्शन होगा। सीरीज में क्या था कि वन एंड टू अनदर एंड कनेक्टेड था, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक कॉमन टर्मिनल, एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे इसका एक पॉइंट कनेक्ट करना है और दूसरा पॉइंट सभी का यहीं पे कनेक्ट होगा। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसमें आपने क्या कर रखा है, वोल्ट मीटर है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है और अमीटर फिर से सीरीज में कनेक्टेड है। हाँ, इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी आपने यूज क्या करा है, 3 रेसिस्टर यूज करा है। आप उससे ज्यादा रेसिस्टर भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। जो सीरीज वाला था उसमें वोल्टेज डिवाइड होता था, लेकिन पैरेलल वाले में करंट डिवाइड हो जाएगा। बस दोनों में ये डिफरेंस है। ये समझ में आ गया? हाँ, तो अब देखो। सीरीज वाले में वोल्ट डिवाइड होता है। हाँ हाँ, और पैरेलल वाले में करंट डिवाइड होता है। इसमें वोल्टेज सेम रहेगा, आप किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे वोल्टेज सेम रहेगा, बस करंट आपका डिवाइड हो जाएगा। 1 मिनट। आपने वीडियो ही डाली कल? हाँ हाँ, आज मैं सेंड कर दूंगा। कल वो थोड़ा इंटरनेट इशू था ना, इसलिए कल नहीं कर पाया। आज मैं कर दूंगा सेंड, आपके साथ शेयर कर दूंगा, आज का भी और कल का भी। ठीक है, देखो पैरेलल और सीरीज में ये डिफरेंस तो आ गया, आइडिया लग गया है। ये क्या कह रहा है, फिगर जो है ये शो कर रहा है ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन विच 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, डिवाइस का एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड होगा इन द कॉमन पॉइंट एक्स है और वाई है। हाँ, here the resistors are said to be connected in parallel। अगर ऐसा कुछ हमारा कनेक्शन है तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। देखो रेसिस्टर को आप दो कॉम्बिनेशन में आप ज्वाइन कर सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो हमने कर रखा है, आज वाला क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज वाले में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है,
सीरीज वाले में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल वाले में करंट डिवाइड होता है। करंट डिवाइड होता है। हाँ, सबसे जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में यही है। इसमें क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा और इसमें करंट डिवाइड होगा। और सेम क्या रहेगा, सीरीज वाले में करंट सेम रहेगा, सीरीज वाले में करंट सेम रहेगा और वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल में। और जो बेसिक डायग्राम है वो वही है। हेलो हेलो, ठीक है। ओके। अब इसका एक्टिविटी हेलो। देखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो इसका एक्टिविटी क्या है। मेक ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई of three resistor having resistance R1, R2, R3 respectively. Connect it with a battery, a plug key and an ammeter as shown in the figure. देखो डायग्राम आप कोई सा भी बनाते हो, सीरीज और पैरेलल कोई भी बनाते हो, जो आपका कंपोनेंट यूज होना है वो सेम ही कंपोनेंट यूज होना है, बस चेंज किया आ जाता है रेसिस्टर में। रेसिस्टर आप कैसे कनेक्ट करते हो, रेसिस्टर के ऊपर भी सारा गेम है। रेसिस्टर आप आइदर सीरीज में कनेक्टेड करते हो या पैरेलल में कनेक्टेड करते हो, है ना। कनेक्शन कैसे होगा उस पर डिपेंड करता है रेसिस्टर का। मेक ए पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्स वाई और थ्री रेसिस्टर्स हैविंग रेसिस्टेंस R1, R2, R3। देखो इस वाले एक्टिविटी में भी मैं थ्री रेसिस्टर यूज कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, आप रेसिस्टर भी हायर वैल्यू का यूज करके आप रेसिस्टर को आइदर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। कनेक्ट इट विथ ए बैटरी, ए प्लग की एंड एन एमीटर एज शोन इन द फिगर। ऑल्सो कनेक्ट ए वोल्टमीटर इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। अब और क्या कह रहा है, आपने आइदर सीरीज यूज करना है या पैरेलल यूज करना है। आप जो भी कॉम्बिनेशन यूज करोगे उसमें वोल्टमीटर जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा। और जो एमीटर होता है वो ऑलवेज क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। ये डिफरेंस है। प्लग द की एंड नोट द अमीटर रीडिंग। आपने क्या करना है, की को प्लग करना है, उसके बाद क्या करना है, अमीटर का रीडिंग नोट कर लेना है। अमीटर आप जानते हो कि करंट को मेजर करता है ना, करंट को मेजर करता है। लेट द करंट बी आई, ऑल्सो टेक द वोल्टमीटर रीडिंग। जब आप करंट मेजर कर लोगे उसके बाद वोल्टमीटर से क्या करोगे, वोल्टेज का रीडिंग लोगे। इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। और ये क्या देगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस आप जज करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ जाएगा, है ना। वो क्या होता है, वी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज ऑलवेज वी। और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ईच रेसिस्टर के थ्रू वो क्या होगा, सेम होगा। आपने क्या पढ़ा था, सीरीज में आई जो है वो सेम रहता है और पैरेलल में वी सेम रहता है। सबसे जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में यही है। दिस कैन बी ठीक है। चेक्ड बाय कनेक्टिंग द वोल्टमीटर अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेसिस्टर। अब देखो हमें क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल जो रेसिस्टर है उसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज चेक करना है। और इसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जो वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है अक्रॉस द रेसिस्टर वो सेम ही हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप है वो सभी जगह सेम ही होगा, सेम ही अमाउंट में वोल्टेज ड्रॉप होगा इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। Take out the plug from the key, remove the ammeter and voltmeter from the circuit, insert the ammeter in series with the resistor R1। और आपने क्या करना है, फिर से रेसिस्टर के थ्रू आपको अमीटर को कनेक्ट करना है इन सीरीज एज सोन इन फिगर 12.11। नोट द अमीटर रीडिंग I1। और अमीटर का रीडिंग क्या होना चाहिए, I1। और आप जानते हो कि अमीटर ऑलवेज क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। ये देखो ये R से डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है। Similarly, measure the current through R2 and R3. Let these I2 and I3 respectively. What is the relation between I1, I2, I3? हाँ, आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है अक्रॉस रेसिस्टर R1, R2, R3। और उसके बाद करंट मेजर करना है थ्रू बाय यूजिंग द अमीटर। अमीटर का रीडिंग आप चेक करोगे तो आपका यहाँ पे वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा और करंट वेरी करेगा। और अमीटर वो डिवाइस है जो क्या करता है, करंट को मेजर करता है। ठीक है, देवांशी समझ आया। हेलो हेलो जीविका, यू हैव एनी डाउट। हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो देवांशी, एम आई ऑडिबल? हेलो, वापस समझा दो। ये वाला समझ आ गया अभी तक हमने जितना कराया? हेलो, अभी एक सेकंड रुको, स्क्रीन को आने दो ठीक से। हाँ हेलो, ठीक है। अब आपने क्या देखा है, जो सीरीज वाला था उसमें क्या हो रहा था, वोल्टेज सेम हो रहा था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस वाले ऑपरेशन में क्या होगा, I जो होगा टोटल करेंट होगा वो इक्वल होगा I1 I2। ये वाला हमने सीरीज में कल करा था, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमने सीरीज में डिस्कस किया था। अब पैरेलल में क्या है, पैरेलल में करंट का जो समेशन होगा ये इक्वल टू होगा ओवरऑल करंट ऑफ द सर्किट। आपने क्या देखना है कि पैरेलल में जो होगा ओवरऑल करंट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द करंट अक्रॉस द इंडिविजुअल रेसिस्टर। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, I3। It is observed that the total current I is equal to the sum of the separate current। जो टोटल करंट होगा वो इक्वल होगा सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन, है ना। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस R3, लेट RP बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर। जो RP होगा ये हमारा होल जो रेसिस्टेंस है इक्विवेलेंट टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होगा। बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स वी हैव V इक्वल टू I इक्वल टू V अपॉन RP। RP क्या है, रेसिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इन होल सर्किट। जीविका, एम आई ऑडिबल? हेलो देवांशी, हेलो जीविका, जीविका यू हैव एनी डाउट? ये समझ आ रहा है? हेलो 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 देवांशी, हेलो देवांशी ये समझ आया? भैया हाँ, ये बारी वापस समझा दो, मेरा बीच में दो बार डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, आपने सीरीज में कल क्या पढ़ा था, जो ओवरऑल वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है इंडिविजुअल वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, है ना। ये समेशन होता है ओवरऑल वोल्टेज का। क्लियर है? ये सीरीज का कॉम्बिनेशन का था, लेकिन जब आप पैरेलल का कॉम्बिनेशन करोगे तो यहाँ पे डिफर क्या करता है, आई का वैल्यू, मतलब आई का वैल्यू चेंज होता है। आई का वैल्यू अगर डिफर कर रहा है तो यहाँ पे जो ओवरऑल समेशन ऑफ द करेंट होगा वो इक्वल टू होगा ऑल करेंट अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेसिस्टर। ये दोनों इक्वल होगा,
ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। अब ये क्या हो गया, इट इज ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट आई इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट। जो टोटल करंट आई है वो इक्वल होगा जो करंट जो हमारे रेजिस्टर के थ्रू जो अपोज हो रहा है उसके इक्वल होगा। लेट आरपी विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। जो आरपी है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ to the parallel combination of the resistor we have I equal to V upon RP। देखो यहाँ पे वेरी कर रहा है I और ये हो जाएगा V upon RP बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करते हो तो ये वाला रिलेशन कुछ आ जाएगा। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रेसिस्टर वी हैव। अब आपने क्या करना है, ओम्स लॉ अप्लाई करना है सभी रेसिस्टर पे। जो आपने 3 रेसिस्टर यूज किया है इंडिविजुअल ओम्स लॉ सब पे आप अप्लाई करोगे। जब फर्स्ट वाले पे अप्लाई करोगे तो उसका जो करंट होगा, करंट अक्रॉस द रेसिस्टर थ्रू द इंडिविजुअल रेसिस्टर R1, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। ये वाला है I2 इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इक्वल टू V अपॉन R3। ये है। अगर आप इस होल इक्वेशन को पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, V अपॉन RP, V अपॉन RP ओम्स लॉ से आया और ये इक्वल में I होता है और मैं I को लिख सकता हूं I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये वाला कॉम्बिनेशन होता है। और आप I को ये भी लिख सकते हो V अपॉन R। अगर I को आप ये लिख सकते हो V तो सेम ही है तो V इक्वल हो जाएगा और रेसिस्टेंस अक्रॉस द फर्स्ट रेसिस्टर R1 ऐसी हो जाएगा V अपॉन R2 और V अपॉन R3, V अपॉन R3। ये R3 क्या है, ये रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है, ये रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है और करंट भी हमारा वेरी करेगा। जैसे ही रेसिस्टेंस वेरी करेगा हमारा करंट भी वेरी कर जाएगा। अब देखो इसमें जो V है ये कॉमन है, V कॉमन है तो V कैंसिल कर दो। V अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो मतलब क्या है, क्या RP मतलब जो हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा RP। और अब अगर आप ये देखते हो RS तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर। बस दोनों में यही डिफरेंस है। आप नोटेशन कर पाओ कि सीरीज का क्या होगा, पैरेलल का क्या होगा। उसके लिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ आ गया देवांशी? जीविका समझ में आ गया? जीविका, you have any doubt? Thus, we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। ये क्या होगा, आप जानते हो कि जो I जो होता है, ओके, I जो होता है ये क्या होता है, रेसिस्टेंस का क्या होता है बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ये रिलेशन आप जानते हो। अगर आप R इंक्रीज करोगे तो I डिक्रीज होगा और I इंक्रीज करोगे तो I इंक्रीज करोगे तो R डिक्रीज हो जाएगा। है? अब सही है? हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। वी हैव सीन दैट इन सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आपने अगर मैं पूछ लूं कि सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या डिफरेंस है, अगर मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर यूज करता हूं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक मेजरमेंट बताओ इसका क्या होगा। आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सीरीज में एंड टू एंड कनेक्टेड होता है और पैरेलल में उसके सामने कनेक्टेड होगा। नहीं, अगर पैरेलल में आप ये कहते हो हमारे पास 2 रेसिस्टर है तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रेसिस्टर का जो पार्ट है वो एक साथ कनेक्टेड होगा, इट विल बी कनेक्टेड टुगेदर, वन पार्ट ऑफ द रेसिस्टर। नहीं तो आपने एंड टू एंड तो सीरीज में बोला था। हाँ सीरीज में ही। ये पैरेलल का है बच्चे, ये पैरेलल का है, सीरीज का ये होता है। देखो पैरेलल में क्या होता है,
ऐसा कुछ होता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकेंड वाले के लास्ट पार्ट से कनेक्ट हो जाता है। देखो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है ना। अगर आप दोनों को अप्लाई करोगे, ये वाला सीरीज हो गया, ये वाला पैरेलल हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। करंट किस में वेरी करता है और वोल्टेज किस में वेरी करता है, बताओ। करंट वेरी करता है पैरेलल में, और सीरीज में वोल्ट वो करता है वेरी। ठीक है, वेरी गुड। अब जो हमारा करंट और वोल्टेज वेरी कर रहा है, तो जो दूसरा पैरामीटर है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट टर्म होगा, है ना। तो आपने ये कुछ पढ़ लिया, ये सारा कुछ पढ़ लिया। अब क्या है, वी हैव सीन दैट इन सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो करंट होगा वो कांस्टेंट होगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। Thus, it is obviously impracticable to connect all electric bulb and an electric heater in series. इसीलिए क्या होता है, इम्प्रैक्टिबल होता है क्या, कि आप सभी इलेक्ट्रिक बल्ब को और इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में कनेक्ट करो, क्योंकि ये क्या होता है, सेम करंट ड्रॉ करता है। इनका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई हो जाएगा, तो क्या होगा, उसमें जितना उसे एनर्जी चाहिए उसके पास होगा ही नहीं, बिकॉज दे नीड करेंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यू। आपको क्या है, सभी डिवाइस के लिए अलग अलग करंट चाहिए होता है। अगर आप बल्ब यूज कर रहे हो, या फिर आप टेलीविजन यूज कर रहे हो, हीटर यूज कर रहे हो, तो इन सब के लिए क्या होता है, करंट का वैल्यू वेरी करता है। तो सीरीज वाले में क्या होता है, सीरीज वाले में हमारे पास करंट, सीरीज वाले में हमारे पास क्या होता है, करंट चेंज नहीं होता है, करंट कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सीरीज वाले में किसी भी कनेक्शन को यूज नहीं करते हैं, पैरेलल वाला कनेक्शन हम यूज करते हैं, बिकॉज दे नीड currents of widely different values to operate properly. Another major disadvantage of series circuit is that when one component fails, the circuit is broken and none of the component work. देवांशी, ये समझ में आया? जीविका, देखो सीरीज में क्या होता है कि अगर आपके पास दो डिवाइस है ना, अगर फर्स्ट वाला आपका मान लो ब्रेकडाउन हो गया, ये फर्स्ट वाला खराब हो गया, काम नहीं कर रहा, तो आपका सेकेंड थर्ड भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। और आप जानते हो जैसे ये डिवाइस काम नहीं करेगा, हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, क्लोज सर्किट नहीं रहेगा। और जब जैसे ही ओपन सर्किट होगा, हमारा करंट ही फ्लो नहीं करेगा। जो बेसिक डिफरेंस है ये है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सीरीज वाले को यूज नहीं करके हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वायरिंग यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सीरीज कहाँ पे यूज होता है? बताता हूँ। एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, जिस टाइप का एप्लीकेशन में आप यूज करोगे वही यूज होगा सीरीज। लेकिन जहां पे आपका जो करंट का वैल्यू, देखो करंट का वैल्यू जहां पे वेरी करवाना है, वहां पे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करोगे। और जहां पे आपको करंट का वैल्यू सेम ही रखना है, कांस्टेंट ही रखना है, मतलब एक डिवाइस है वैसा मैं 4 कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ, तब हमें वो डिजायरेबल होगा कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करें। सबसे बेसिक डिफरेंस होता है इनमें, यही है। क्लियर है? हेलो, ये समझ में है? ये हो गया। हाँ, इफ यू हैव यूज डेरी लाइट, फेयरली लाइट टू डेकोरेट बिल्डिंग ऑन फेस्टिवल और मैरिज सेलिब्रेशन etc., you might have seen the electrician expending lot of time in trouble locating and replacing the dead bulb. क्या होता है, जब आप छोटे छोटे बल्ब को यूज करते हो डेकोरेशन के लिए, तो उसमें क्या होता है, इतने सारे बल्ब होते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा बल्ब ग्लो कर रहा है नहीं कर रहा। each has to be tested to find which has fused or gone. और आपको इंडिविजुअली क्या होना करता है, टेस्ट करना पड़ता है कि कौन सा वाला पार्ट है वो हमारा डिस्कनेक्ट हो गया और कौन सा ग्लो नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, ए पैरेलल सर्किट डिवाइड द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट। वहां पे क्या होता है, पैरेलल सर्किट में आप करंट को डिवाइड करते हो और उसके बाद वो यूज्ड होता है फर्दर। द टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज एज पर इक्वेशन। वाला सेक्शन होता है उसकी भी वही होता होगा, अगर एक क्या क्या हेलो, इसकी भी तो कोई एडवांटेज होता होगा। सीरीज का भी एडवांटेज होता है, मैं बता रहा हूँ ना कि अकॉर्डिंग टू द हाँ, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन वी हम जो एप्लीकेशन जिस टाइप का होगा उस टाइप में हम सीरीज और पैरेलल सर्किट का यूज करते हैं। अगर आपका डिवाइस है, आप एफी टाइप का डिवाइस अगर यूज करना चाहते हो और सेम ही मेजरमेंट होना चाहिए करंट का, ठीक है, आप सीरीज वाला सर्किट यूज करो, ये बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि वहां पे वोल्टेज वेरी कर रहा है। लेकिन आपको अगर डिफरेंट करंट ड्रॉ होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना होता है।
क्लियर है? The total resistance in a parallel circuit is decreased. This is helpful particularly when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly. और आप ये भी जानते हो कि सभी डिवाइस का अपना डिफरेंट क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है ना? और अगर डिफरेंट रेसिस्टेंस है तो इसका वोल्ट करंट भी वेरी करेगा, इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट यूज करते हैं। समझ में आया? हाँ। दीपिका, यू हैव एनी डाउट? हेलो दीपिका, हेलो। ओके, अब देखो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया कि आप रेसिस्टर है उसे कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, आइदर इन सीरीज और पैरेलल। अब क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमारे पास जो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसका कुछ हीटिंग इफेक्ट भी होता है ना? कोई भी डिवाइस अगर आप यूज करते हो तो अगर आप ज्यादा यूज कर ले तो वो क्या करता है, हीट करना स्टार्ट कर देता है। आइदर वो मोबाइल फोन हो, सेल फोन हो, या लैपटॉप यूज कर रहे हो, या टेलीविजन, कुछ भी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो हीट करता ही करता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। We know that a battery or cell is a source of electrical energy. आप ये जानते हो जो बैटरी और सेल है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्राइव करता है। Because every device require energy. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that set the electron in motion to flow the current through a resistor or a system of resistor connected to the battery. आप क्या जानते हो, करंट तभी फ्लो करता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, ये हो गया। वी हैव ऑल्सो सीन, देवांशी ये देखो कि 40 मिनट के बाद फिर से मैं सेशन आईडी आपको यही यूज करना है, ठीक है? क्योंकि ये वाला क्या है कि इसमें फिर से मैं रीस्टार्ट करूंगा तो आपको फिर से कनेक्ट होना पड़ेगा एक बार फिर से। समझ में आ गया? तो ये 35 मिनट हुआ है, 5 मिनट के बाद मैं फिर से दूसरा सेशन स्टार्ट कर दूंगा। और आई होप मैं आज ये वाला करा ही दूंगा शायद। देखो जितना टाइम लगेगा हो जाएगा आज। हाँ थोड़ा सा रहता है बस। हाँ ये कर लेंगे आज, क्या ही कर लेंगे। तो ये समझ आ रहा है ना? ये समझ आ रहा है ना? हेलो। हाँ। We also seen that to maintain the current the source has to be keep expanding its energy. Where does this energy goes? देखो आप एनर्जी तो देते हो, ये एनर्जी जाता कहाँ है ना? आप अगर किसी सर्किट में अगर कुछ एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो तो अगर वो सर्किट कुछ वर्क कर रहा है, ओके, तो आप ये कैसे करोगे? A part of the source energy is maintaining the current may be consumed in useful work like in rotating of blades of the electric fan. आपने इलेक्ट्रिक फैन देखा है, जो उसका एनर्जी का जो कुछ पार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लेड को रोटेट करने में भी यूज होता है। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। देखो कुछ पार्ट जो है उसका वो तो क्या करता है, फैन को रोटेट करता है, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और आप जानते हो कि एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या? हेलो, देखो आप फैन जो भी तो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो देखो कोई भी आप वो इलेक्ट्रिकल भी हीट जाता है। हाँ होता है। जब आप उसे यूज कर रहे हो आप देखोगे तो वो कुछ समय के बाद ये बहुत हीट भी हो जाता है फैन, है ना? क्योंकि जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो पूरा एनर्जी आप ये यूज नहीं करवा रहे हो कि आपका फैन का जो ब्लेड है वही रोटेट होगा। कुछ एनर्जी लॉस भी होता है, एनर्जी लॉसेस भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्किट डिजाइन। अगर आप सर्किट को अच्छे से डिजाइन कर रखे हो तो एनर्जी लॉस कम होगा, लेकिन लॉस तो होता ही होता है। किसी भी सर्किट को आप डिजाइन कर लो, लॉस तो होना ही है। We often observe this is in our daily life. For example, an electric fan becomes warm if used continuously for longer time. देखो ये इलेक्ट्रिकल एप्लायंस आप किसी भी का भी देख लो, जैसे आप फैन का देखो, टेलीविजन का देखो, जो भी हो वो हीट करता ही करता है। आइदर आपने लैपटॉप यूज कर रखा है
और कर रहे हो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, दैट इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेसिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू ए बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब देखो हमारा रेसिस्टर क्या करता है, करंट को अपोज करता है। अगर करंट के फ्लो को अगर वो अपोज कर रहा है और अपोज कर रहा है, तो अपोज करने का जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। वो एनर्जी को डिसिपेट कर देता है इनटू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वो क्या करता है, वो एनर्जी को डिसिपेट कर देता है। This is also known as heating effect of the electric current. This effect is utilized in device such as electric heater, electric iron, etc. अब जो भी अप्लायंस यूज कर रहे हो उसमें ये वाला जो हीटिंग इफेक्ट है ये अप्लाई होता है। कंसीडर ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच ए चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस। आप जानते हो जो करंट फ्लो होता है वो चार्ज फ्लो होता है इन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। टाइम क्या होगा, कुछ भी हो गया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, लेकिन आपको मेजर क्या करना है, इन विच व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम वी आर यूजिंग, what amount of charge we are using, what amount of charge flowing through the circuit. ये हो गया। This the work done in moving the charge q through a potential difference v is qb। अब वर्क डन क्या होता है, जो v होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें क्या होता है वर्क डन हम करते हैं और उसमें कितना चार्ज हमें यूज होता है, कितना चार्ज हम यूज करते हैं, तो हमारा वर्क डन का हो जाता है। सर जीविका बोल रही है कि आवाज नहीं है। क्या नहीं है, ऑडिबल नहीं हो आप, जीविका बोल रही है। बच्चे नेटवर्क इशू होगा, आपको तो सुनाई दे रहा है ना। हाँ। ओके वन सेकेंड वांसी। भैया पहले तो कुछ बोल तभी तो आवाज आएगी। क्या, हेलो हाँ देवांशी, मैं फिर से डिस्कनेक्ट करके फिर से स्टार्ट करता हूँ न्यू सेशन, ठीक है, क्योंकि ये टाइम एंड हो रहा है, फिर आप फिर से कनेक्ट हो जाना। ओके ठीक है। अच्छा, एक ब्रीफ आइडिया दो, हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। जब किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं तो उसकी एनर्जी उसमें लॉस हो जाती है और इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। एनर्जी लॉस हो जाती है, जो एनर्जी है उसका कुछ पार्ट लॉस हो जाता है। अगर होल एनर्जी का पार्ट लॉस हो जाए तो आप जो काम करवाना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा, मतलब उसका एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम ये होता है इसके साथ। और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन द टाइम t इज pt। जो t टाइम में आपने कितना पावर उसे अप्लाई किया है, और p इक्वल टू क्या हो सकता है, vit। p इक्वल टू एक फॉर्मूला है vit, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो देवांशी। p इक्वल टू vit। व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स, अगर इस एनर्जी को आप एक्सपेंड करोगे, vit, v for voltage, I for current और t for time in particular amount of time। ठीक है। p पावर, हाँ पावर है। पावर कितना एनर्जी आपने दिया है, कितना एनर्जी आपने दिया है सर्किट को रन करने के लिए आपने कितना पावर अप्लाई किया है, वो है बस ये। दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर एज हीट। ये जो एनर्जी होगा कुछ पार्ट इसका डिसिपेट हो जाएगा हीट के फॉर्म में। दस फॉर ए स्टडी करंट आई, द अमाउंट ऑफ हीट एच प्रोड्यूस इन टाइम टी। और पी को आप एच भी लिख सकते हो, पी को आप एच भी लिख सकते हो, और एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई टी। वी
आई H मतलब एच हमारा ये हीटिंग इफेक्ट होता है, उसका एच होता है ना, ये वाला हीटिंग एनर्जी जो होता है वो है, ये है, ठीक है। अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अभी H इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, देखो इस वाले फॉर्मूला में क्या था, H इक्वल टू वी आई टी। अगर आप V को एक्सपेंड करोगे, H इक्वल टू क्या था, H इक्वल टू वी आई टी, VIT, हाँ हाँ, अगर आप V को अगर लिखते हो आई आर तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, अगर आप V को एक्सपेंड करते हो I स्क्वायर I RT। आर टी, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये अवेलेबल है, वोल्टेज और करंट अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और वोल्टेज अवेलेबल नहीं है, करंट अवेलेबल है, करंट और रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। दोनों फॉर्मूला एच का ही है। लेकिन जब आपने ओम्स लॉ अप्लाई किया तो आप वी आई आर कुछ भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे क्या कहते हैं, जूल का हीटिंग लॉ कहते हैं। द लॉ इम्प्लाइज that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current of the given resistance। हीट कैसे प्रोड्यूस करता है, हीट कैसे प्रोड्यूस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस। हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन सर्किट। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के भी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब कोई भी हमारा करंट और वोल्टेज जो होगा इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम होता ही होता है कि इतना टाइम में इतना वोल्टेज ड्रॉप किया, इतना करंट फ्लो हुआ है, ये है। थ्रू द रेसिस्टर इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक एप्लायंस इज कनेक्टेड टू ए नोन वोल्टेज सोर्स is used after the calculating the current through it using the relation I equal to V upon R। देखो बच्चे, जितना भी फॉर्मूला देख लो, I इक्वल टू V अपॉन R बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा यूज होना ही होना है। देखो नॉइज बहुत आ रहा है, हेलो नॉइज बहुत है बच्चे, क्या से जीविका, यू हैव एनी डाउट? हेलो, हाँ जीविका, कोई डाउट है? समझ आ रहा है? हीटिंग इफेक्ट क्या होता है ये बताओ। हेलो, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो अब हीटिंग इफेक्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है हीटिंग इफेक्ट का इन द सर्किट, ये भी देखते हैं। द जनरेशन ऑफ द हीट इन ए कंडक्टर इज एन इनएविटेबल consequence of the electric current. In many cases it is undesirable as it converts useful energy, electrical energy into heat। देखो आप यूज करना चाहते हो 3 जूल एनर्जी को, लेकिन इसमें से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी भी हो रहा है ना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, तो आपको इस एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको 3 जूल की जगह हो सकता है 5 जूल का एनर्जी यूज करना होगा, तभी आप अपना इफिशियंसी के साथ काम कर पाओगे। तो देखो एनर्जी बढ़ गया तो कुछ कॉस्ट भी इसका बढ़ गया, मतलब ये एक्सपेंसिव हो गया। तो जितना कम से कम, जितना मिनिमम हीटिंग हो सके, जितना मिनिमम हीटिंग इफेक्ट हमारा हो सके सर्किट में, वो डिजायरेबल होता है। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द unavoidable heating can increase the temperature of the component and alter their properties। ये हीटिंग क्या कर सकता है, आपके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है और आपका कंपोनेंट क्या हो सकता है, वो ब्रेक डाउन हो सकता है। However, heating effect of the electric current has many useful applications
द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, electric toaster, electric oven, electric kettle and electric heater are some of the familiar devices based on the Joule heating. ये जितने भी डिवाइसेज है किस पे डिपेंड करता है? जूल के हीटिंग इफेक्ट पे. द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब. अब इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है? ये लाइट भी प्रोड्यूस करता है और मैं हीटिंग को क्या करता हूँ? लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करवा देता हूँ. बस ये चेंज होता है. हियर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मस्ट ऑफ द heat generated as is possible so that it gets very hot and emit light. जैसी ये फिलामेंट है ये हॉट होता है, इसके बाद ये इमिट, लाइट को इमिट करता है. लाइट को क्या करता है? लाइट को जनरेट करता है और उसके बाद ये क्या करता है? एक्सपेंड कर देता है, लाइट को एक्सपेंड कर देता है. A strong metal with high melting point such as tungsten. टंगस्टन जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, इसलिए हम इसे फिलामेंट में यूज करते हैं. अदरवाइज ये क्या होगा? रैपिडली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. ये जो एलिमेंट होता है टंगस्टन का, इसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है, इसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है, इसीलिए हम इस वाले मटेरियल को यूज करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल बल्ब. The filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support. और इंसुलेटर क्या करता है? वो रेसिस्ट करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो वो हमारा रेसिस्ट इंसुलेटर होता है. द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस. और जो बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके अंदर भरा होता है नाइट्रोजन और आर्गन गैस फिलअप होता है, जिसको यूज करके हम क्या करते हैं? फिलामेंट को ब्रेक डाउन होने से सेफ रखते हैं. मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट. जो भी फिलामेंट के थ्रू जो पावर कंज्यूम किया जाता है उस पावर को हम क्या करते हैं? हीट में और लाइट में हम कन्वर्ट कर देते हैं और उसी लाइट को हम यूज करते हैं. बट ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड. और कुछ पार्ट जो होता है इसका लॉस तब भी हो जाता है जो कि रेडिएट हो जाता है एनर्जी का. कभी कभी आप देखते हो जैसे ही वो बल्ब होता है, बल्ब के ऊपर थोड़ा सा काला काला सा हो जाता है जब बहुत दिन का वो बल्ब हो जाता है, तो क्या होता है? हीट क्या होता है? हीट डिसिपेट होता है इनटू द एनवायरनमेंट. आपका जो हीट है वो डिसिपेट हो रहा है इनटू द एनवायरनमेंट. बस यही डिफरेंस है, मतलब निकलना शुरू हो जाता है. हाँ. देखो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जब आप इस पे आप एनर्जी अप्लाई करोगे बल्ब पे, तो इसका कुछ पार्ट तो ये यूज कर लेगा, लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो हीट के फॉर्म में क्या होगा? इनटू द एनवायरनमेंट ये रेडिएट हो जाएगा बल्ब पे. तो आप कोई भी अप्लायंस यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, तो उसमें कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होता ही होता है. वो हमारे काम का नहीं होता है, वो अनडिजायर्ड होता है. वो जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके वो उतना बेस्ट होता है, उतना बेस्ट केस होता है. Another common application of Joule's heating effect is fuse used in the electric circuit. आप फ्यूज के बारे में जानते हो? फ्यूज या एमसीबी ये क्या करता है? हमारे सर्किट को ब्रेक होने से बचाता है. सर्किट के ब्रेक होने से पहले क्या होगा? ये खुद ही ब्रेक हो जाएगा, और खुद ब्रेक हो गया तो सर्किट का जो फ्लो था, करंट का फ्लो, वो रुक जाता है. इसीलिए हम एमसीबी और फ्यूज का यूज करते हैं to prevent the overloading in the circuit, to prevent the overloading phenomena in the circuit. It protects circuit and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. अगर आपके सर्किट में हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इस फेनोमेना को फ्यूज और एमसीबी क्या करता है? प्रिवेंट करता है, इससे बचाता है कि आप ऐसा ना करो, इसे यूज करो, इसके बाद ये सही हो जाएगा, आप अपने सर्किट को अच्छे से यूज कर सकते हो. द फ्यूज इज रिप्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस. और ये क्या होता है? फ्यूज को हम कनेक्ट करते हैं डिवाइस से इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आप नोट डाउन कर लो. फ्यूज को ऑलवेज जो कनेक्ट करेंगे सर्किट में, ये सीरीज में होगा. ठीक है, ये नोट कर लो बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है. और फ्यूज में जो हम वायर यूज करते हैं, इट कंसिस्ट रिपीट कर दो बच्चे. जो नोट बस ओके 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 ओके. देखो एक हमारे पास सर्किट है, ठीक है, आप इसमें एक सेल यूज किए हो. अगर सेल यूज आपने किया है
तो इसमें हमारा क्या होता है, करंट और वोल्टेज फ्लो करता है, ठीक है। तो अगर करंट का क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाएगा, इसी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे फ्यूज यूज करते हैं, फ्यूज या एमसीबी। आप इसलिए करते हो क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक का करंट का फ्लो है, जिसके कारण हमारा जो डिवाइस है वो क्या हो सके, सेफ रह सके। डिवाइस के सेफ के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज और एमसीबी को यूज करते हैं। क्लियर है। ठीक है। और ये जो फ्यूज होगा ये ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज, फ्यूज आर ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज। जैसे आपने पढ़ा है कि मीटर हमारा सीरीज में कनेक्टेड होता है, वैसे ही फ्यूज भी हमारा सीरीज में ही कनेक्टेड होता है। It consists of a piece of wire made up of metal or an alloy of appropriate melting point. For example, aluminium, copper, iron, lead, etc. ये melting point है, मतलब इस वाले point का conductivity, जो आप वायर यूज करोगे उसका conductivity बहुत हाई होगा, और ये फ्यूज वायर में यूज होता है। If a large current than the specified values flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. जैसे ही लार्ज करंट फ्लो होगा, उसमें से टेम्परेचर जो होगा उसका इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा इन द पार्टिकुलर लिमिट। उसके बाद क्या होगा, पार्टिकुलर लिमिट आप जब क्रॉस कर जाओगे, उसके बाद ये वाला जो सर्किट है ये ओपन हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, तो फिर हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जिससे कि हमारा डिवाइस सेफ रहेगा। इज इट क्लियर? हाँ भैया ठीक है। दिस मेल्ट द फ्यूज वायर। देखो ये ओवरऑल सर्किट को कुछ नहीं करेगा, इससे क्या होगा, फ्यूज का जो वायर है इसे मेल्ट करेगा। द फ्यूज वायर इज यूजुअली इनकेस्ड इन ए कार्टिएज ऑफ द पोर्सेलिन और सिमिलर मटेरियल विथ द मेटल एंड। The fuse used for domestic purpose are rated 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere। ये एम्पियर किसका क्वांटिटी होता है, जल्दी बताओ बच्चे। एम्पियर करंट का। वेरी गुड। जो फ्यूज का जो रेटेड होता है, जिससे आप मार्केट में जाओगे फ्यूज खरीदने के लिए, तो आपको ये वाला रेट बताना होगा, 1 एम्पियर का लेना है फ्यूज या 2 एम्पियर का लेना है। और ये एम्पियर क्या होता है कि आप कितना एम्पियर का करंट यूज कर रहे हो इनटू द सर्किट। अगर ये अमाउंट हाई है करंट का, तो आपको फ्यूज भी है ये भी पावरफुल फ्यूज यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारा सही नहीं होगा। For an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power when operated at 220 volt, a current of 1000 upon 220 ampere। किलोवाट को हमने क्या किया है, वॉट में कन्वर्ट किया है, वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। That is 4.54 ampere will flow in the circuit in case 5A fuse must be used। अगर आप 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करते हो, तो इसमें इस सर्किट में 4.54 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, जो मैक्सिमम करंट जो फ्लो करेगा। इसके बाद हमारा फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज का वायर होगा वो मेल्ट हो जाएगा। समझ में आया देवांशी? हाँ क्या? जीविका समझ में आया बच्चे? हेलो हेलो, जीविका समझ में आया? हेलो, कोई डाउट हो तो पूछो। हेलो जीविका, कोई डाउट नहीं है? देवांशी कोई डाउट है? नहीं, आगे से लिख लो। आ गया? ओके, फ्यूज यूज किस लिए करते हैं बताओ? उसको इसके लिए, टंगस्टन के लिए, मतलब बच्चे देखो, जैसे कि जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, ताकि जो जैसे कि बल्ब वगैरह हो गया उसमें हीट की जरूरत होती है, जिससे इसके साथ में लाइट चले, तो इसलिए नहीं एक बार और अच्छे से मैं समझाता हूँ। फ्यूज क्या होता है, जैसे अगर ओवरलोडिंग जानते हो, अगर आपकी आवाज धीरे आ रही, थोड़ा तेज बोलो। देखो ओवरलोडिंग का फेनोमेना पता है, अगर आपके सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है ना, अगर डिजायर्ड से एबव करंट हमारा फ्लो कर रहा है, तो क्या करेगा, वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट हमारा बर्न कर जाएगा।
हीट से। इसीलिए हम फ्यूज को यूज करते हैं कि जो भी सर्किट में एप्लियंसेस यूज किया गया है उस सर्किट को ये बचा सके, मतलब उस सर्किट को ये बचा डैमेज होने सके। से बचा सके फ्यूज। तो फ्यूज का ये काम है। ठीक है। जीविका फिर से डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, जीविका समझ में आया? हेलो? उसकी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है अभी। ओके, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर। देखो आपने ये पढ़ लिया, एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। पावर क्या होता है पहले सिंपल से वर्ड में ये बता दो, जितना ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर सको पावर के बारे में ये बता दो। वो पावर इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। पावर ऑफ द रेट ऑफ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। Okay, you have studied in your earlier class that the rate of doing work is power. जो भी आप काम कर रहे हो, जिस रेट से आप जो वर्क कर रहे हो, आपका रेट क्या है, वो क्या होता है, पावर होता है। इट इज ऑल्सो रेटेड ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, और जो भी आप एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, इन विच अमाउंट ऑफ एनर्जी यू आर कंज्यूमिंग, ये क्या हो जाता है हमारा पावर। इक्वेशन गिव्स द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ठीक है देवांशी, अब एम आई ऑडिबल? हाँ भैया ठीक है, हम बीच में एकदम पहुंच गए थे। हेलो? ये जीविका फिर से डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ भैया ठीक है, बीच में बहुत ज्यादा कट रही थी। ओके जीविका, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बच्चे, ये बताओ। मैं फिर से समझा देता हूँ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। जो भी आप रेट, इस रेट से आप वर्क कर रहे हो, वो क्या हो जाता है, पावर। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। कितना एनर्जी आपने कंज्यूम किया है, वो भी हमारा पावर ही होता है। अब आपने एनर्जी कंज्यूम किया है, तो एनर्जी कंज्यूम करने में इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम आपने यूज किया होगा, और विद इन ए टाइम आपने कुछ एनर्जी को क्या किया, कंज्यूम किया है, तो वो पावर होता है। इक्वेशन गिव्स द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस रेट में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, वो क्या हो जाता है, पावर। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। द पावर P इज गिवन बाय P इक्वल टू VI। P जो होता है वो रिलेशन होता है इक्वल टू में VI, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जब आप V को चेंज करोगे ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, देन इट बिकम आई स्क्वायर आर। और इसे आप ये तो ये भी, पहले वाले में समझाया था। हाँ, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, आई को फिर से V अपॉन आर में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो हमारा जो इसका जो रिलेशन आ गया, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, we need to use the several parameters according to the desired. Okay, the SI unit of electric power is what? ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पावर का जो भी यूनिट है, ये डायरेक्टली एग्जाम में आस्क कर देते हैं। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ द करंट व्हेन ऑपरेटेड एज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब ये 1 एम्पियर का करंट यूज करेगा और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब ये हो जाएगा 1 जूल का पावर कहा जाएगा। ठीक है, और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या, बोल तो रही थी पता नहीं। ओके, अब अगर आप पावर को कन्वर्ट करते हो तो पावर होता है वॉट, इसका ऐसा यूनिट वॉट होता है। और ये पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू VI, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। आप जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो पावर आएगा। द यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल यूनिट, therefore in actual practice we use a much larger unit called kilowatt. हेलो?
बच्चे वॉट और किलोवाट में क्या डिफरेंस है? वॉट और किलोवाट में क्या डिफरेंस है ये बताओ। 1 kilowatt is equal to 1000 watt. वेरी गुड, ठीक है, समझ आया। तो जब आप पावर का हाई क्वांटिटी यूज करोगे तब आपको वॉट की जगह किलोवाट में यूज करना होगा। और जो आपका जो बिजली बिल आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसका भी जो पावर होता है ऐसा ही कुछ होता है। जो किलोवाट आवर होता है वो उसका यूनिट हो जाता है जब आप जो कमर्शियल जो यूनिट यूज करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसमें। The unit watt is very small, therefore in actual practice we use a much larger unit called kilowatt. It is equal to 1000 watt. Since electrical energy is the product of power and time, जो electrical energy होता है ये product होता है power और time का। The unit of electric energy is therefore power watt hour. आप इसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? वाट आवर से ही। और जब आप वाट आवर को किलो वाट में कन्वर्ट कर दोगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? किलो वाट आवर। मतलब कितना पावर आपने कंज्यूम किया इन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। 1 watt hour is energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. अगर आपने 1 hour तक 1 watt का एनर्जी यूज किया है